नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास अपन ने शुरू की है और एनसीईआरटी का संपूर्ण सिलेबस आप तक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेशन 2025-26 का जो संपूर्ण सिलेबस है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथी जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है वो अवश्य आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अन्य साथियों को जोड़ें ताकि चैनल का फायदा जो है वो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचे। आज अपन चर्चा करेंगे साथियों चैप्टर 8 की, और चैप्टर 8 अपना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं और क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उस पर विस्तार से चर्चा अपन करेंगे। शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ महत्वपूर्ण अपनी क्लास। आत्मविश्वास का दीप जलाओ तुम, हर अंधेरा खुद मिट जाएगा। आत्मविश्वास का दीप जलाओ तुम, हर अंधेरा खुद मिट जाएगा। हौसलों से उड़ान भरो तुम, हर सपना सच बन जाएगा। हौसलों से उड़ान भरो तुम, हर सपना सच बन जाएगा। यदि आत्मविश्वास और हौसले के साथ में यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो अपना हर एक सपना जो है साकार हो जाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में चर्चा। क्या है अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? व्यापार मुख्य रूप से आपको पता है किसे कहते हैं। तो व्यापार होता है वह क्रिया, व्यापार को किस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे, तो वह क्रिया जिसके तहत वस्तुओं का आदान प्रदान आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता हो, आर्थिक लाभ के लिए किया जाता हो, क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को अपन बेचते हैं, उसके बदले में हमारा उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। व्यापार मुख्य रूप से वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति, हर एक देश चाहता है कि मैं विश्व के इस आर्थिक युग में सबसे टॉप की अर्थव्यवस्था वाला देश बनूं। हर एक देश की इच्छा रहती है कि मैं आगे बढ़ूं, तो उसके लिए वो चाहता है कि संपूर्ण विश्व के देशों के साथ में मेरा व्यापार जो है, मेरा जो निर्यात है वो अधिक से अधिक हो। क्योंकि इसके दो रूप होते हैं व्यापार में, एक वस्तुएं आयात करता है, एक वस्तु निर्यात करता है। आयात के तहत अपन अपनी स्थानीय पूंजी है उसको बाहर भेजते हैं, और निर्यात के तहत हमारे पास बाहरी पूंजी का आगमन होता है। तो हमें बेनिफिट किस में है? मुख्य रूप से यदि हम अधिक से अधिक निर्यात करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट ज्यादा होता है। तो यहां पर देखते हैं व्यापार दो स्तरों पर होता है मुख्य रूप से, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का लेन देन यदि होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन? तो इसकी परिभाषा पूछ ले तो अपन लिखेंगे दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला वस्तुओं का लेन देन जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय। तो देश, राष्ट्रीय व्यापार किसे कहेंगे? तो देश के आंतरिक भागों में विभिन्न राज्यों के बीच होने वाला व्यापार, होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब विभिन्न राज्यों के बीच का मतलब होता है यदि अपन राजस्थान से कोई वस्तु पंजाब को बेचते हैं, पंजाब हरियाणा को बेचता है, हरियाणा गुजरात को बेचता है, इस प्रकार से वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है, उसको अपन राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मुख्य रूप से आगे भी इसके राष्ट्रीय व्यापार के अंदर एक अन्य व्यापार भी होता है जिसको अपन क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है, लेकिन यहां पे वो क्षेत्रीय या स्थानीय व्यापार, यह व्यापार मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्रों के बीच में, दो गांवों के बीच में, दो जिलों के बीच में
या दो प्रदेशों के बीच में मुख्य रूप से होता है। हालांकि अपने इस चैप्टर में इसका उल्लेख नहीं है। अगला बिंदु, आदिम समाज, कुछ फैक्ट है जो कुछ बातें हैं जो हमें मेमोराइज करनी है। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था। विनिमय व्यवस्था का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु देना, इसको विनिमय कहा जाता था। क्योंकि प्रारंभिक तौर पे मुद्रा नहीं होती थी साथियों, इसलिए वस्तु के बदले वस्तु लोग देते थे और अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते थे। तो आरंभिक स्वरूप क्या था व्यापार का, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, वस्तु विनिमय आरंभिक स्वरूप था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था जो है उसको कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये कठिनाइयां कौन कौन सी थी। तो जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी तो एक सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी कि एक व्यक्ति को उस व्यक्ति की तलाश, एक व्यक्ति को उस व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी, उस व्यक्ति की तलाश से उस व्यक्ति का तलाश करना होता था जिसके पास में उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो। आवश्यकता की वस्तु हो। अब किसी व्यक्ति के पास में यदि दूध है और सामने वाले को दूध की रिक्वायरमेंट है तो वो व्यापार उत्पन्न होता था। लेकिन सामने वाले के पास में गेहूं है तो ए व्यक्ति के पास यदि दूध है, बी व्यक्ति के पास यदि गेहूं है, ठीक है। अब ए को तो गेहूं की रिक्वायर है, आवश्यकता गेहूं की किसको है, ए व्यक्ति को है, और बी व्यक्ति को दूध की रिक्वायर है। तो इन दोनों के बीच में व्यापार हो जाता था, व्यापार संभव होता था। लेकिन यदि ए व्यक्ति को दूध की रिक्वायर है लेकिन ए व्यक्ति को गेहूं की रिक्वायर है लेकिन बी को दूध की रिक्वायर नहीं, आवश्यकता नहीं है, इस कंडीशन में यह वस्तु विनिमय कठिनाइयों से भरा हुआ था। दूसरा, इसमें यह समस्या थी कि किस वस्तु के बदले कौन सी वस्तु कितनी दी जाए, यह बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस समस्या, जो समस्याएं थी, इन सब समस्याओं का निस्तारण कब हुआ, जब मुद्रा का आगमन हो गया। क्योंकि अब प्रत्येक वस्तु जो है उसको मुद्रा के रूप में मापा जाने लगा, उसके मापतोल के भाव तय कर दिए गए, जिसके कारण मुख्य रूप से जो वस्तु है उसका वैल्यू तय हो गई और उसके बदले में मुद्रा दी जाने लगी। अब उस व्यक्ति की खोज नहीं करनी थी जिसको उसके पास में रहने वाली वस्तु जो है उसकी आवश्यकता है। अब वो कहीं पर भी जाकर के मुद्रा के बदले में अपनी वस्तु खरीद सकता था, ठीक है। एक शब्द आता है यहां पे सैलरी, यहां एक शब्द आता है सैलरी। अपन कहते हैं कि सैलरी आई कि नहीं आई, है ना, ये शब्द आया कहां से, तो सैलरी का क्या अभिप्राय है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। तो सैलरी शब्द लैटिन भाषा, किस भाषा का है ये भी पूछ सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से बना है, तो इसका अर्थ है ये सैलेरियम शब्द से बना है। सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सैलेरियम शब्द से बना है और जिस सैलेरियम का अर्थ है नमक द्वारा भुगतान, नमक द्वारा भुगतान करना। इसका मतलब सैलरी शब्द का अर्थ है जिस सैलेरियम से बना है उसका अर्थ है नमक द्वारा भुगतान करना। और यही नमक द्वारा जो पहले भुगतान होता था उसी के आधार पर आज भी अपन इस वर्ड को यूज करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति विशेष की यदि नौकरी प्राइवेट कंपनी में है, सरकारी जॉब में कोई व्यक्ति विशेष है, तो मंथली इनकम उसकी जो होती है उसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं कि सैलरी आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये भुगतान ही था एक प्रकार से, यानी आपके किसी भी कार्य के एवज में आपको दिया जाने वाला भुगतान था। अब नमक के रूप में भुगतान क्यों होता था, इसके पीछे क्या कारण है। तो प्राचीन समय में समुद्र से नमक न बनाया जाकर, क्योंकि यह ज्ञान नहीं था कि समुद्र के पानी से नमक बन सकता है या नहीं बन सकता है, इस बात का नॉलेज नहीं था।
झीलों के पानी से नमक बनता है कि नहीं बनता है इसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं था। तो लोग क्या करते थे, खनिज नमक का उपयोग करते थे। किस नमक का उपयोग करते थे? खनिज नमक का मुख्य रूप से उपयोग करते थे, जो सेलों से प्राप्त होता था उस नमक का उपयोग करते थे। और ये सीमित मात्रा में था, ये खनिज नमक था जो सीमित मात्रा में था, इसलिए लोगों के सामने इस नमक की बड़ी समस्याएं होती थी। तो जो भुगतान होता था किस रूप में होता था? नमक के रूप में भुगतान होता था, क्योंकि ये जीवन के लिए भोजन का अभिन्न अंग भी था और आज भी है। ठीक है, इसलिए ये सीमित था, तो इसलिए इसको किस रूप में काम में लिया जाता था? भुगतान के रूप में काम में लिया जाता था। तो सेलिश शब्द का अर्थ आप समझ गए, नमक द्वारा भुगतान। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या रहा है। तो साथियों, प्राचीन समय में इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में यह जो व्यापार है मुख्य रूप से स्थल मार्ग के द्वारा अधिकतर होता था। और व्यापार के लिए लोग पशुओं के द्वारा व्यापार, पशुओं पर लाद कर या उनके द्वारा जो गाड़ी का या जो वाहन का उपयोग करते थे उसके माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। व्यापार जो होता था मुख्य रूप से छोटी दूरियों तक होता था, क्योंकि लंबी दूरियों तक प्रवाह संभव नहीं था। और लंबी दूरियों तक यदि प्रवाह सामान का होता था या आदान प्रदान होता था तो उसमें काफी सारे व्यापारी है एक समूह में जाया करते थे, क्योंकि एक भय था कि यदि अपन लंबी दूरी तक प्रवाह करेंगे तो रास्ते में विभिन्न राज्यों के राजा या शासक वर्ग जो होते थे उनका टैक्स बहुत अधिक होता था। और उसके साथ साथ में एक बड़ी समस्या थी कि लोग सामान को लूट लिया करते थे, डकैत बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लुटेरे, क्योंकि उस समय अभाव था, खाद्यान्न की कमी थी, उत्पादकता बहुत कम होती थी, इसलिए बड़ी समस्याएं होती थी। और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में जो मुख्य रूप से कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं थी और विमनस्य बना रहता था, तो हर प्रदेश में शंका की दृष्टि से व्यापारी घुसते थे कि क्या पता यहां से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो छोटी दूरियों पर व्यापार होता था। आज की तरह परिवहन और संचार की द्रुतगामी या तीव्रगामी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, इस कारण से तीव्रगामी व्यवस्थाओं के अभाव में व्यापार है छोटी दूरियों में होता था। एक शब्द आता है रेशम मार्ग, किसे कहते हैं? अब ये रेशम मार्ग मुख्य रूप से क्या है? तो प्राचीन समय में रोम, इटली की राजधानी रोम, यह पहले प्रदेश रोम ही कहलाता था। इसके आसपास वाला क्षेत्र रोम को चीन से जोड़ता था, जो 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग था। यानी भूमध्य सागर में जो एक द्वीपीय देश मुख्य रूप से है, ठीक है, इस रूप में एक देश है, उस आज इटली है, उस समय यह प्रदेश रोम कहलाता था। और इसको मुख्य रूप से किससे जोड़ते थे? चीन से। तो इस प्रदेश के बीच में लोग अपना आवागमन करते थे, यहां रेशम होता था और उस रेशम को मुख्य रूप से कहां पहुंचाते थे? यूरोप पहुंचाते थे। तो एशिया और यूरोप के मध्य होने वाला यह व्यापार था, ठीक है ना, इसको रेशम मार्ग कहा गया। और रेशम मार्ग इसलिए कहा गया कि चीन का रेशम जो है मुख्य रूप से यूरोप में जाता था, इस कारण से इसका नाम पड़ा। व्यापारी भारत, पर्शिया, वर्तमान ईरान जो पर्शिया कहलाता था, और मध्यवर्ती एशिया के स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, ठीक है, और बहुमूल्य धातुओं आदि का परिवहन करते थे। बदले में क्या लाते? चीन के रोम को कहां पहुंचाते? यूरोप में। और मुख्य रूप से यूरोप रोम से क्या लाते थे? रोम की ऊन जो है वो इन भागों में मुख्य रूप से चीन की ओर आया करती थी। इस प्रकार से लोग ये व्यापार है किन प्रदेशों से? चीन है, इसके अलावा ईरान है, इसके अलावा भारत है, इसके अलावा रोम है। तो इस प्रकार से रेशम मार्ग के द्वारा मुख्य रूप से यूरोप और एशिया महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और इसका नाम क्यों पड़ा? रेशम। इस मार्ग से अधिकतर जो सामान है वो रेशम जाया करता था, इसके नाम पर उसका नाम क्या कर दिया गया? रेशम मार्ग। अब एक शब्द आता है दास व्यापार। साथियों, दास व्यापार एक नया व्यापार था और मुख्य रूप से इसमें किसका व्यापार होता था? मानव समुदाय का। मानव समुदाय का व्यापार होता था। किस प्रकार से, क्यों, कैसे शुरू हुआ यह व्यापार? तो देखिए 15वीं सदी में, सदी पढ़ना है इसको,
यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों ने, मुख्य रूप से फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन देशों ने, यूरोपीय देशों ने विश्व के उन भागों की खोज की जिन भागों में वो अपना सामान बेच सकते थे। क्योंकि जैसे समुद्र में चलने वाले जलयानों की खोज हुई, उन जलयानों की खोज के साथ ही ये यूरोपीय राष्ट्र है विश्व के उन भागों तक अपना सामान पहुंचाने का प्रयास करने लगे ताकि उसको बेचकर वो अधिकतम लाभ कमा सके। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने विभिन्न विश्व के प्रदेशों को, विशेषकर अफ्रीकी देशों को, दक्षिणी अमेरिकी देशों को, इसके अलावा भारतीय दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को अपना उपनिवेश बनाया। ठीक है, अर्थात उपनिवेश अर्थात उन्होंने उस भाग में आकर के पहले व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की, इसके साथ साथ में अपनी फैक्ट्रियां वहां पे स्थापित कर ली। जैसे अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने कोलकाता, इसके साथ में चेन्नई, इसके साथ में मुंबई, 3 स्थानों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी प्रारंभिक तौर पे। तो उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और विश्व के विभिन्न प्रदेशों को इन यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना उपनिवेश बना लिया। भारत भी इस समय किसका उपनिवेश था? तो भारत मुख्य रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय। नए व्यापार का, इस उपनिवेशवाद के साथ ही नए व्यापार का उदय हुआ, जिसमें व्यक्तियों को बागानों में काम करने के लिए खरीदा और बेचा जाता था। अब ये व्यक्ति कहां से? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से। भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, यहां से काफी लोग जो है बागानों में काम करने के लिए चले गए। ठीक है, तो उनको किस रूप में ले जाते? लालच देकर ले जाया करता था। अफ्रीकी जो महाद्वीप के देश है, वहां के लोगों को तो मुख्य रूप से बलपूर्वक पकड़ करके लाया जाता था और एक द्वीप विशेष पर व्यापारी वहां इकट्ठे होते थे और वो व्यापारी जो है इन लोगों की बोली लगाते थे और अलग अलग बोली के हिसाब से एक परिवार के सदस्यों को अलग अलग खरीद कर ले जाया जाता था। और मुख्य रूप से वो इनको कहाँ ले जाते? यहाँ तक कि जो कैरिबियन सागर के मुख्य रूप से द्वीप है, ट्रिनिडाड है, टोबैको है, गुयाना है, यहाँ पे मुख्य रूप से गन्ने की बागान है। इसके अलावा जो ब्राजील में कॉफी के बागान है, इसके अलावा केले के बागान है, मलेशिया में रबड़ के बागान है। इन बागानों में काम करने के लिए इन मजदूरों को खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, पुर्तगालियों, डचों और स्पेनिश अंग्रेजों ने अफ्रीकी लोगों को बलपूर्वक अमेरिका के बागानों में भेज दिया। ठीक है ना, तो ये जो व्यापार था मुख्य रूप से जिसमें मानव समुदाय को खरीदा और बेचा जाता था, उसको दास व्यापार कहा गया। इसका उद्भव 15वीं सदी में हुआ और मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न भाग जो है वहां इन व्यक्तियों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ समझ आती है और दास व्यापार पर प्रतिबंध लगता है। दास व्यापार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कब क्यों लगाया गया? तो यूरोप से ही मुख्य रूप से दास व्यापार का प्रादुर्भाव होता है और यूरोप से ही सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगता है, क्योंकि कुछ जो वास्तविक रूप से मानव हितार्थ कार्य करने वाले लोग थे और कुछ लोगों में इस बात की समझ आई कि मानव का व्यवसाय करना एक प्रकार से मूर्खता है, तो उन्होंने इस बात की आवाज उठाई। तो उस आवाज का असर हुआ कि 1792 ईस्वी में सबसे पहले डेनमार्क ने इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी डेनमार्क ने सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया कि व्यक्ति को खरीदना और बेचना ठीक नहीं है, या उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, 1807 में डेनमार्क के बाद में ग्रेट ब्रिटेन ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि किसी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। 1808 के अंदर संयुक्त राज्य ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार से ये जो दास व्यापार है यूरोप के अंदर धीरे धीरे समाप्त हो गया। यानी यूरोप से प्रतिबंध जैसे ही शुरू होते हैं तो एक प्रदेश में यदि व्यापार बंद हुआ, दूसरे में बंद हुआ, अगले प्रदेश में बंद हुआ, होते होते पूर्ण रूप से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल जैसे कि अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की तुलना में इनका मूल्य गिर गया। अब विनिर्माण, क्योंकि जैसे औद्योगिक क्रांति होती है, यहां शब्द आया औद्योगिक क्रांति, तो साथ ही ये क्रांति कब प्रारंभ हुई थी?
1730 के दशक में। 1730 के दशक में मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ होता है। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है? तो सर्वप्रथम ये कहाँ होती है? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले क्यों होती है? तो उसके पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे कारण थे, ये इनके पास में तकनीकी ज्ञान था, इनके पास में कोयला था, इनके पास में लोहा था, इनके पास में समुद्री मार्ग था, समुद्री मार्ग। तो ये चार ऐसे कारण थे जिसके कारण सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति 1730 के बाद में प्रारंभ होती है। और औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से अधिक कल कारखानों की स्थापना और अधिक से अधिक विनिर्माण करना और विश्व के विभिन्न भागों में कारखानों में उत्पादित माल है उसको फिर बेचने का उद्देश्य था। तो इस औद्योगिक क्रांति के बाद में विनिर्माण हुआ और विनिर्माण में अधिक औद्योगिक उत्पाद आए। औद्योगिक उत्पाद जो है उसमें तकनीकी का उपयोग हुआ, जिसके कारण एक कारखाने में बना जो सामान है वो पहला जो कच्चे माल मिलता था उस कच्चे माल की तुलना में उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो यहां लिखा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल जैसे कि अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी क्योंकि कारखानों में इनका उपयोग होने लगा। तो इनकी मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की तुलना में इनका मूल्य गिर गया क्योंकि कारखाने में उत्पादित होकर के जो सामान आता था उसका मूल्य ज्यादा था। इसके कारण इनका माल जो है, कच्चे माल का जो मूल्य है वो कम हो गया। और बिल्कुल सही ये कमी होना था। अगला बिंदु देखिए, उसके बाद में अगला शब्द आता है गेट। तो प्रश्न यहां से पूछते हैं बोर्ड के अंदर मुख्य रूप से, तो गेट का पूरा नाम लिखिए। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो मुख्य रूप से जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ्स आता है इसमें। थोड़ा सा इसको ऐसे पढ़ना, टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से। तो ट्रेड एंड टैरिफ्स तो मुख्य रूप से व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता। कब स्थापना हुई? इसकी स्थापना 1947 में होती है, गेट की स्थापना। और 1 जनवरी 1948 को यह प्रभावी होता है। यानी यह एजेंडा तैयार किया गया था कब? 1947 में। और मुख्य रूप से 1947 में इसको तैयार किया गया, 1 जनवरी 1948 से इसको लागू कर दिया गया। अब गेट है क्या? तो सामान्य समझौता है। विश्व के विभिन्न देशों ने एक समझौता किया कि वो आपस में व्यापार ट्रेड करेंगे, लेकिन उस पर जो टैरिफ है, आयात शुल्क है, उसको या तो निर्धारित कर लेंगे या फिर आयात शुल्क मुक्त व्यापार करेंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका कारण था कि गेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या विश्व के विभिन्न देशों ने प्रतिबंध व्यापार पर लगा रखे थे? तो आपको पता है 1945 में दूसरा विश्व युद्ध, 39 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलता है। और इस वर्ल्ड वार में, उस विश्व युद्ध में मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न देश वो एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। सभी देशों के आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए सभी देशों की व्यापारिक गतिविधियां बंद हो चुकी थी। अब विश्व में विभिन्न वस्तुओं की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कैसे हो, और किसी देश के पास में माल की अधिकता है तो उसका क्या करे। तो पुनः विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए, पुनः विश्व के विभिन्न देशों में वस्तुओं का लेन देन करने के लिए क्या किया गया? पुनः एक नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए गए और वो एग्रीमेंट था ट्रेड गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स के नाम से। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 1948 से प्रभावी होता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रखा जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? टैरिफ, आयात शुल्क को कम करके, यानी कोई देश अपने देश में आने वाली वस्तु पर जो टैक्स लगाता है उसको कम करना और व्यापार की बाधाओं को घटाना। अब बाधाएं क्या थी साथियों? बाधाएं थी मुख्य रूप से कि प्रत्येक देश ने अपने देश की सीमाओं में बाहरी विदेशी माल जो आता है उस पर प्रतिबंध लगा रखा था। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद में सभी देशों के संबंध अच्छे नहीं थे, इस कारण से उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। तो प्रतिबंध को किस प्रकार से ढीला किया जाएगा,
कमजोर किया जाए, तो ये हो सकता है सिर्फ किसके माध्यम से, समझौते के माध्यम से। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए इन प्रतिबंधों को लूज किया गया, साथ साथ में जो टैक्स आयात शुल्क लगता है, टेरिफ लगता है, उसको कम किया गया। वर्तमान में हाल ही में आपने सुना होगा कि ट्रंप की घोषणा कि उसने भारत के ऊपर 50% टेरिफ लगाया है। तो ये टेरिफ जो 50% लगाया है ट्रंप ने भारत के ऊपर, इसका क्या असर होगा? इसका असर क्या हो सकता है? तो टेरिफ है आयात शुल्क, तो भारत से अमेरिका में जाने वाला जो सामान है, तो यहां से निर्यात होता था अमेरिका को, उस पर अमेरिका उस 50% टैक्स लगाता है। तो यदि वो वस्तु वहां 100 रुपए की पहुंच रही है तो 50% टैक्स लगते ही वो 150 रुपए की हो जाती है। अब होता क्या है कि वहां वो वस्तु यदि स्थानीय व्यापारियों की जो वस्तु या स्थानीय जो क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तु जो है वो यदि 120 रुपए में वहां पे मिलती है, तो अपना 150 का जो वस्तु का मूल्य हो गया, तो अपनी वस्तु वहां पे नहीं बिकेगी, अपनी वस्तु की मांग वहां पे गिर जाएगी। इस प्रकार से अपने स्थानीय समुदाय के लोगों को लाभ, स्थानीय व्यापारियों को लाभ देने के लिए, स्थानीय उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए मुख्य रूप से आयात शुल्क लगाया जाता है। आगे देखिए अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है, अर्थात उत्पादन की भिन्नता व्यापार का आधार है। अब यहां प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हम इसको किस प्रकार से पुष्ट करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। अब साथियों, ए प्रदेश के अंदर कोई वस्तु बनती है, ए प्रदेश में कोई वस्तु बनती है और बी प्रदेश में यदि वो वस्तु नहीं बनती है ना, तो ये वस्तु बी प्रदेश में जाएगी। समझ गए? क्योंकि ये विशिष्ट है ए प्रदेश उस वस्तु के निर्माण में। और दूसरी वस्तु बनाने के अंदर यदि यहाँ पे लोहे का सामान बनता है और यहाँ कपड़ा बनता है, कपड़े में विशिष्टीकरण किसके पास में? बी प्रदेश के पास में है। लोहे की वस्तु का विशिष्टीकरण ए प्रदेश के पास में है, तो लोहे की वस्तु है बी प्रदेश के पास जाएगी और बी प्रदेश एक कपड़ा है जो ए प्रदेश के पास में आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी एक प्रदेश विशेष के पास में वस्तु की विशिष्टता, विशिष्टीकरण है, अर्थात उसके उत्पादन के अंदर विशेषता है, ठीक है, कुछ अलग है, तो उसका व्यापार बढ़ता है ना। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उस वस्तु के निर्माण में यदि भिन्नता है तो इसी से व्यापार की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि दो प्रदेश है वो सिमिलर वस्तु बनाते हैं, तो आपको पता है क्यों लेंगे वो? यदि एक प्रदेश के पास में भी वही वस्तु बन रही है और बी के पास में भी वही वस्तु बन रही है, तो व्यापार क्यों होगा भाई? क्योंकि उस वस्तु की आपूर्ति तो है वहीं से हो जाती है ना, तो उसका व्यापार जो है वो नहीं बढ़ेगा उस स्थिति में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? तो मुख्य रूप से इसके आधार है 5 आधार यहां पे दे रखे हैं। पहला है राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। हर देश में जो संसाधन पाए जाते हैं, रिसोर्सेज है, मुख्य रूप से वो डिफरेंट है, क्योंकि कहीं पे लोहा मिलता है तो कहीं पे कोयला मिलता है, तो कहीं पे कपास होता है तो कहीं पे गन्ना होता है। अब ये जो भिन्नता है व्यापार को पैदा करती है, क्योंकि किसी देश के अंदर गन्ना बहुत अच्छा होता है तो वहां पे चीनी का प्रोडक्ट होता है। अब दूसरे देश के पास में यदि गन्ने की उपलब्धता नहीं है तो वो उस देश से गन्ना है या उसका जो उत्पाद चीनी है, जो शीरा है, उसको परचेज करेगा। और किसी दूसरे देश के पास में यदि कपास का उत्पन्न अच्छा होता है तो वहां कपड़े बनेंगे, या उस कपास का निर्यात वो दूसरे देश को करेगा, तो जिसके पास में कपास नहीं है तो वो देश वहां से कपास खरीद करके अपने वस्त्र उद्योग है उसको चलाएगा। तो संसाधनों की भिन्नता व्यापार को पैदा करती है। दूसरा है जनसंख्या। अब किसी प्रदेश के अंदर जनसंख्या महत्वपूर्ण फैक्टर होता है साथियों, क्योंकि यदि किसी प्रदेश में जनसंख्या का आकार यदि छोटा है तो उनकी आवश्यकताएं सीमित है, आवश्यकताएं सीमित है तो उनकी आपूर्ति स्थानीय स्तर पर हो जाती है। लेकिन बड़े आकार की जनसंख्या जो है, और बड़े आकार की जनसंख्या है, उसकी आवश्यकताएं अधिक होती है और वो देश उसकी आपूर्ति नहीं कर पाता है तो वस्तु बाहर से मंगानी पड़ती है, तो व्यापार उत्पन्न होता है। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है जनसंख्या के साथ साथ में इस जनसंख्या की एक शब्द आता है क्रय शक्ति। एक शब्द आता है क्रय शक्ति। तो एक देश विशेष है, उसके लोगों की क्रय शक्ति यदि बहुत अच्छी है ना, क्रय शक्ति उनके पास में बहुत अच्छी है, परचेजिंग कैपेसिटी जो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से यदि समृद्ध है तो वो क्या करेंगे?
दूसरे देशों से माल को मंगाएंगे और अपनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करेंगे। यदि किसी देश की जनसंख्या क्रय शक्ति कमजोर है तो वो स्थानीय स्तर पर अपनी आपूर्ति कर लेंगे या अभाव में अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो क्रय शक्ति अच्छी होना भी व्यापार को उत्पन्न करती है। फिर आर्थिक विकास की प्रावस्था, तो यहाँ आर्थिक मुख्य रूप से विकास की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो अविकसित देश होता है और इस देश के अंदर नागरिक होते हैं, उनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, तो ये देश जो है व्यापार के स्तर में कच्चे माल का निर्यात करते हैं, आयात के लिए इनके पास में उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती। दूसरे प्रकार का देश होता है वो विकासशील होता है, यह मध्यम श्रेणी का देश होता है और ये देश क्या करता है, मुख्य रूप से आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। और तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अब ये सबसे टॉप की अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनके पास में कल कारखानों की स्थापना बहुत अच्छी होती है, पूंजी इनके पास में बहुत अच्छी होती है, तकनीकी इनके पास में बहुत अच्छी होती है। इस कारण से ये देश जो विकसित देश है वो अधिक से अधिक व्यापार करते हैं, अधिक से अधिक विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करते हैं और विनिर्मित वस्तु है उसको विश्व के बाजार में बेचते हैं, क्योंकि इनके पास में पूंजी और तकनीकी अधिक पाई जाती है। उसके बाद में अगला है विदेशी निवेश की सीमा। अब विदेशी निवेश की सीमा का अर्थ है कि कोई भी देश है वो क्या करता है कि अपने देश उसकी अपनी एक खुद की विदेश नीति होती है, यानी उसकी अपनी खुद की पॉलिसी होती है। और विदेशी कंपनियां जो होती है वो किसी भी देश में इन्वेस्ट करती है तो सबसे पहले वहां की व्यवस्थाएं देखती है। क्या उस देश की विदेश नीति ये कहती है कि बाहरी कंपनियां बहुराष्ट्रीय आए और वहां पे निवेश करें, या वो देश ये चाहता है कि बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति न दे? तो ये डिपेंड करता है कि कोई देश है वो विदेशी निवेश के लिए कितना खुला कर रखा है अपने प्रदेश को, या अपने प्रदेश के अंदर विदेशी कंपनियों को किस प्रकार से आमंत्रित करता है। तो उसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है उसकी, उस पर डिपेंड करता है कि व्यापार किस प्रकार का रहेगा। कई देश है शंका की दृष्टि से दूसरे देशों को है अनुमति नहीं देते कि वो वहां पे आए और अपनी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाए और व्यापार करे। यदि अनुमति नहीं देते हैं तो वहां पे व्यापार सीमित रहता है। उसके बाद में परिवहन और संचार, परिवहन के साथ साथ में एक शब्द जोड़ दे यहाँ पे, परिवहन व संचार। किताब में परिवहन आया है लेकिन अपन इसमें संचार और जोड़ देंगे। संचार और परिवहन की अच्छी व्यवस्था यदि किसी प्रदेश विशेष में है तो इससे व्यापारिक गतिविधि वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि परिवहन का जब अभाव था तो व्यापार स्थानीय स्तर पर होता था, अपन ने चर्चा की, लेकिन आज सुविकसित परिवहन व्यवस्था है, सड़कों के माध्यम से विश्व के विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि रेलवे के माध्यम से महाद्वीप पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, विश्व के महामार्ग है, विश्व के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा तीव्रगामी साधन जो है, विशेष रूप से वायुयान सेवा जो है वो विश्व के विभिन्न भागों तक, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में भी सामान को पहुंचाने में सक्षम है। इसके साथ साथ में जल परिवहन है, आज उन्नत तकनीकी का है, तो विश्व में विभिन्न जलयान जो है सामान को विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। तो आज की जो सुविकसित परिवहन व्यवस्था है उसने विश्व के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम किया है और परिवहन व्यापार जो है उसको उन्नत किया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जो अपन ने बात की है क्या वही बात आती है, देख लेते हैं। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है। भाई किसी देश की भौगोलिक संरचना है वो वहां पे पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का आधार होती है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है, बिल्कुल सही है, सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं लोहा है, कहीं तांबा मिलेगा, कहीं कोयला मिलेगा, कहीं पेट्रोलियम मिलेगा। जिस खनिज की जिस देश के पास में कमी है वो दूसरे देश से आयात करेगा और जिस के पास में उसकी अधिकता है वो दूसरे को निर्यात करेगा। जलवायु किसी प्रदेश में पादप और जीव जंतुओं के वितरण को निर्धारित करती है, क्योंकि जलवायु मुख्य रूप से विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो जलवायु से किसी प्रदेश में पादपों की प्रजाति है या जीवों की या जीव जंतुओं की जो प्रजाति है वो निश्चित तय होती है। अब पादप और जीव जंतुओं का आदान प्रदान होता है तो किस पर डिपेंड करता है, मुख्य रूप से वहां पाई जाने वाली प्रजातियों और पादपों की प्रजातियों पर। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, व्यापार उत्पन्न होता है। अगला है जनसंख्या कारक। जनसंख्या का आकार और वितरण व्यापार के आधार को प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बड़ी होती है तो व्यापार जो है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, आवश्यकताएं बढ़ जाती है तो अधिक से अधिक है बाहर से वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए मंगवानी पड़ती है। सांस्कृतिक कारक, अब सांस्कृतिक कारक भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों और कला हस्तशिल्प की विभिन्नता व्यापार का आधार होती है। जैसे अपने हस्तशिल्प, विभिन्न संस्कृतियों कला और हस्तशिल्प, अब प्रत्येक देश की अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। अब भारत के पास में भिन्न विभिन्नता है और भारत में भी अनेक प्रकार की कला है, प्रत्येक प्रदेश की भिन्न भिन्न कलाएं हैं।
तो ये जो कलाकृतियां है जो अनुपम है अपने यहाँ पे, जैसे भारत में हीरे जवाहरात का काम बहुत अच्छा होता है। अब वो हीरे जवाहरात का जो काम है उसकी काफी ज्यादा डिमांड विदेशों में रहती है, तो हमारा हीरे जवाहरात का जो कार्य है उसको कहाँ भेजा जाता है, विदेशों में, बाहर है भेजा जाता है। प्रत्येक देश का अपना हस्तशिल्प होता है, वो किसी देश में ही अनुपम होता है ना, दूसरे देश में उसकी अनुपलब्धता होती है, तो वो उसकी कलाकृति है उसको दूसरे देश है उसी का भी प्रभावित होते हैं और उसको खरीदते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चीन जो है, चीन में उत्तम कोटि का पोर्सलिन, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसको पोर्सलिन कहा जाता है। यहां से प्रश्न बनता है कि पोर्सलिन क्या है, तो मुख्य रूप से चीनी मिट्टी का बर्तन कहाँ का है, चीन का। ठीक है। ब्रोकेड, किमखाब या जरीदार या बूटेदार कपड़ा ब्रोकेड कहा जाता है मुख्य रूप से, ये दोनों चीन के हैं। ईरान का कालीन काफी प्रसिद्ध है। उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का काम और इंडोनेशिया की बटिक, बटिक जिसको छींट का कपड़ा कहते हैं, तो इंडोनेशिया की बटिक काफी प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया की छींट काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बटिक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इंडोनेशिया की। बटिक क्या है, एक प्रकार की छींट का कपड़ा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो कारक मुख्य रूप से जनसंख्या कारक है, किसी प्रदेश विशेष के जनसंख्या और सांस्कृतिक कारक है, वो एक प्रदेश में अनुपम होते हैं, दूसरे प्रदेश से अलग होते हैं, तो व्यापार का उद्भव होता है। अगला बिंदु है आर्थिक विकास की प्रावस्था। अब ये पढ़ने की आर्थिक विकास की दृष्टि से मुख्य रूप से देशों का जो आकार होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक अविकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा विकसित। 3 अवस्थाएं यहाँ पे दे रखी है। तो मुख्य रूप से ये देश जो है विकसित देश है, उनके पास में संसाधनों का अभाव होता है, उद्योगों का अभाव होता है और यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति कमजोर होती है, तो यहाँ व्यापारिक गतिविधियां कम होती है। लेकिन ये कच्चे माल है उसकी आपूर्ति विश्व के अन्य प्रदेशों को करते हैं, क्योंकि ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं, है ना, और खनिजों का दोहन करते हैं, तो इन सामानों का वो दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। विकासशील देश मध्यम कैटेगरी का मुख्य रूप से है, तो इसमें कुछ सामान आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। विकसित देश है विश्व के विभिन्न प्रदेशों के व्यापार के प्रमुख केंद्र होते हैं, क्योंकि ये अपनी तकनीकी सहायता, अपने तकनीकी कौशल के आधार पर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं। इसके कारण ये विश्व के विभिन्न भागों में है अधिक से अधिक व्यापार करते हैं और मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुएं है उसका निर्यात करने में सक्षम होते हैं। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं। अब बात आ गई वो कि विकसित देश है वो किसका निर्यात करते हैं, मशीनरी व निर्मित वस्तुओं, औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं। और जो गरीब देश है विकसित अल्पविकसित देश है मुख्य रूप से प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल का निर्यात करते हैं। ठीक है। अगला देखिए विदेशी निवेश की सीमा। अभी बात की थी हर देश की अपनी पॉलिसी होती है, क्या है, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी पॉलिसी होती है। अब वो विदेश उसको कितनी अनुमति देते हैं किसी राष्ट्र दूसरे देशों को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए। आपने बार बार नेताओं के भाषण में सुना होगा कि अब की बार हमारी सरकार आएगी तो एफडीआई आएगी, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे आएगा और मुख्य रूप से वो आकर के अपनी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगाएंगे और लगाएंगे तो अपने को यहाँ स्थानीय स्तर पर काफी लाभ होगा। तो विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिसके पास खनन प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काट कबाड़ और बागवानी कृषि के विकास में आवश्यक पूंजी का अभाव होता है। अब विकासशील देश के अंदर काफी संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब खनिज खूब सारे पड़े हैं, लेकिन उसको खनिज को दोहन करने के लिए उसके पास में तकनीकी नहीं है, मशीनरी नहीं है, तेल निकालने की सुविधा नहीं है, भारी अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी उसके पास में नहीं है ना। इसके अलावा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है, तो ये पूंजी इसके पास में नहीं है। तो ये देश ऐसे है जो विकासशील देश है जिनके पास में संसाधन बहुत कुछ है, नेचुरल रिसोर्सेज खूब सारे हैं, अब वो उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसको बुलाते हैं, विश्व के विभिन्न देशों को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे पास आइए और हमारे देश के संसाधनों का दोहन कीजिए, अपनी फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित कीजिए और आप भी इसके अंदर कुछ हिस्सा फिक्स होता है कि 50% आपका हो जाएगा, 50% हमारा हिस्सा हो जाएगा, हम आपको संसाधन देंगे। इसके साथ साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है।
ठीक है ना। योजनाएं बनाने का तात्पर्य है कि वो यहाँ की कारखाना जो है उसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको सरल कर देती है। कई कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कई देश सरकारें होती है, वो विभिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित करने के लिए कुछ बजट भी देती है ना, लोन भी देती है, ऋण उपलब्ध करवाती है, पर्यावरण की अनुमति है वो उसको प्रोवाइड करवाती है, यानी जमीन उसको अलॉटमेंट जो है वो इजी करवाती है। तो ये कुछ सुविधाएं देकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया जा सकता है। फिर अब परिवहन, और इसमें मैं जोड़ दूं परिवहन व संचार। सुविकसित परिवहन और संचार व्यवस्था किसी देश विशेष के अंदर है व्यापार को बढ़ावा देती है। किस प्रकार से? तो प्राचीन समय में परिवहन साधनों के अभाव में व्यापार केवल मूल्य वाली रत्न, रेशम और मसालों का व्यापार होता था और लंबी दूरी तक व्यापार इन्हीं चीजों का होता था। तो प्राचीन समय में प्रश्न बनता है यहाँ पे कि प्राचीन समय में लंबी दूरी पर का व्यापार है किन वस्तुओं का होता था? तो मूल्य वाली रत्न, ठीक है, हीरे जवाहरात, रेशम और मसालों का व्यापार काफी लंबी दूरी तक होता था। आज परिवहन उन्नत परिवहन सुविधा है और संचार और पर्यटन सुविधा, पर्यटन केंद्रों की सुविधा हो चुकी है। इसके कारण से व्यापार जो है उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। तो आज बढ़ती सुविधाओं के कारण जो व्यापार है, परिवहन और संचार की सुविधाएं काफी बढ़ चुकी है। इसके कारण जो परिवहन है उसके अंदर आशातीत वृद्धि हुई है, क्योंकि आज का व्यापार है काफी समृद्ध हुआ है और विश्व के विभिन्न जो प्रदेश है उसमें विभिन्न वस्तुओं का जो है आयात निर्यात वो करने लगे हैं। तो धन्यवाद। शेष की बात अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। डाउनलोड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, आपका अपना सर्वा क्लासेज है उसका खुद का एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें। इसमें क्लास 12 का आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगा, यानी अपने कोर्स क्रिएट कर दिया है। तो सभी साथी यहाँ से कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का मतलब कोई वैसे वैल्यू नहीं, ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगा रखा है अपने, हालांकि फ्री कोर्स भी दे रखा है ना, फ्री कोर्स भी दे रखा है, लेकिन फ्री जो है वो 7 डेज अवेलेबल रहता है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो है पैकेज है एंड हो जाता है। तो हमने क्या किया कि क्योंकि अपने एप्लीकेशन की व्यवस्था है भाई, अपनी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर पहले से ही सिस्टम है कि फ्री कोर्स यदि आप देना चाहते हैं तो वो आपको कब तक मिलता है? 7 डे मिलेगा, फिर आपको दोबारा है उसको लेना पड़ेगा, समझ गए। और उसमें हमने मात्र क्या किया, 10 रुपए लगा दिए। अब 10 रुपए का जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा साथियों संपूर्ण सेशन, है ना, 1 वर्ष है वो आपको मिल जाएगा 10 रुपए के अंदर पूरा सिलेबस। अब इसमें आपको बार बार कोर्स लेने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी ना, इसलिए अपने इसमें 10 रुपए लगाए हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में है अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर, जो अपना एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज का है उसमें दोनों चीजें हैं। यदि आप फ्री के अंदर लेना चाहते हैं तो फ्री वाला कोर्स भी आपके लिए है ना, फ्री कोर्स भी आपके लिए है, ये भी आप ले लेना यदि आप चाहो तो। 10 रुपए के अंदर ये कोर्स भी आपके लिए है, ये ले लेना। ये 1 वर्ष चलेगा और आराम से अपना पूरा अध्ययन करेंगे, पूरा है। फ्री वाले में भी सारा मैटर डालूंगा, इसमें भी सारा मैटर डालूंगा, लेकिन ये सिर्फ 7 डे चलेगा और उसके बाद में आपको दोबारा लेना पड़ेगा और ये आपको 1 वर्ष पूरे वर्ष पर्यंत चलेगा, समझ गए। तो ये एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार की अपनी सिक्योरिटी है या अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत अपन इसको लाइफ टाइम फ्री है वो नहीं दे सकते। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।